नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम देशों के वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लिया। यह सम्मेलन कोरोना वायरस के वैश्विक संक्रमण से उपजे खतरे को लेकर आयोजित किया गया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमने दुनिया के 123 देशों में मेडिकल सप्लाई सुनिश्चित कराई है, जिनमें 59 गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी शामिल हैं। नाम सम्मेलन में बिना नाम लिए पीएम मोदी ने पाक पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। पीएम ने कहा कि दुनिया कोरोना वायरस से मुकाबला कर रही है और कुछ लोग आतंक का वायरस फैलाने में लगे हुए हैं। इधर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में सोमवार की शाम आतंकवादियों के हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए, 4 जवान घायल भी हुए हैं। कार सवार आतंकवादियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। सीआरपीएफ जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों से लोहा लिया, जिससे आतंकी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली है। आतंकवादियों ने हंदवाड़ा के वंगाम इलाके में तैनात सीआरपीएफ पार्टी पर शाम को करीब 5:45 बजे हमला करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें 7 जवान घायल हो गए हैं। इन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 ने दम तोड़ दिया। हंदवाड़ा में सीआरपीएफ की टीम ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के भी ढेर कर दिया। इससे पहले शनिवार की रात को हंदवाड़ा में कर्नल आशुतोष शर्मा और एक मेजर समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। और खबर भोपाल से, जहां पर आज से फिर शुरू होगी संबल योजना। जी हां, सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे दोबारा लॉन्च करेंगे। उनकी ये महत्वाकांक्षी योजना है। दोपहर 2:30 बजे रिलॉन्च होगी ये योजना। कांग्रेस सरकार के वक्त ठंडे बस्ते में चली गई थी, यानी बंद कर दिया गया था इस योजना को। 2018 में ये योजना शुरू हुई थी, इसे कमलनाथ सरकार ने बंद कर दिया था। हालांकि ये शिवराज की पसंदीदा योजना थी, लिहाजा इसे फिर से शुरू किया जा रहा है आज से। और आपको बताते हैं मुख्यमंत्री शिवराज के आज दरअसल कार्यक्रम क्या क्या और कितने खास हैं। 2:30 बजे मुख्यमंत्री संबल की रीलॉन्चिंग करेंगे, हितग्राहियों को राहत राशि देंगे और शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना है संबल, ये सभी को पता है। 3 बजे इंडस्ट्रियल चैम्बर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। 4 बजे कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। 2:30 बजे संबल योजना की रीलॉन्चिंग है। प्रदेश में शराब दुकान खोले जाने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आज से यानी 5 मई से ये नई व्यवस्था लागू होगी। इसके तहत ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं ऑरेंज जोन वाले जिलों मसलन खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह शराब की दुकानें खुलेंगी। रेड जोन वाले जिले मसलन भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इधर सरकार के फैसले का शराब व्यापारियों ने, कारोबारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इनके मुताबिक कहीं भी वो दुकान नहीं खोलना चाहते, साथ ही वो ग्रीन जोन में भी दुकान नहीं खोलना चाहते। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 11 बजे बैठक होनी थी, लेकिन शराब दुकानों के खोलने का फैसला इससे पहले ही ले लिया गया। और उसके कारण संक्रमण बढ़ने की 100% संभावना है। तो शराब का ठेकेदार अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए
दुकान नहीं खोलना चाहता। इस विषय में लिखित आवेदन और निवेदन आबकारी विभाग को हम लोग दे चुके हैं और अभी से नहीं, पहले से देते आ रहे हैं। ठीक है, अब तो सरकार ने जो आदेश निकाली, फिर अब क्या? अब वो एक टेक्निकल बीच में बता दूं मैं, एक मूल कारण उसका ये है जिसमें भय और डर व्याप्त है जनता के बीच में। उसका ये कारण है कि जो 24 जिले अपने कोरोना से अभी बचे हुए हैं, उन सारी जगहों में जो शराब की पेटियां आएंगी वो भयंकर कोरोना ग्रस्त एरिया में बन रही है। वहाँ से उनको लेके आएंगे, वहाँ के लेबर, वहाँ के गाड़ी, वहाँ के लोग, और निश्चित रूप से ये 24 जिलों में एक भी कोरोना पैदा हुआ तो उसका जिम्मेदार सामाजिक रूप से। इधर महिला अपराध शाखा के एडीजी अन्वेष मंगलम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 45 दिन बिना शराब के रहकर जनता ने साबित कर दिया है कि बिना दारू के भी रहा जा सकता है, लेकिन बिना आंदोलन के 46वें दिन शराब दुकानें खोलकर ठेकेदारों, साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया है कि बिना इसके उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। इधर शिवराज सरकार ने उज्जैन के कलेक्टर और इंदौर के नगर निगम आयुक्त के तबादले कर दिए हैं। देर रात जारी सूचना के अनुसार आशीष सिंह को उज्जैन का नया कलेक्टर बनाया गया। वहीं श्योपुर की कलेक्टर प्रतिभा पाल को इंदौर नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। उज्जैन के कलेक्टर रहे शशांक मिश्रा को अपर सचिव बनाया गया है। और मध्य प्रदेश में अब तक 3026 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 985 लोग ठीक भी हुए। हालांकि 167 लोगों की मौत हुई है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 1654 पॉजिटिव केस सामने आए, 79 की मौत हुई है और 460 मरीज ठीक हुए हैं। मुरैना में 18 पॉजिटिव केस सामने आए, 14 ठीक हुए। उज्जैन में 173 पॉजिटिव केस सामने आए, 35 की मौत की खबर है, 16 मरीज ठीक हुए। जबलपुर की बात करें, जबलपुर में 104 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 3 की मौत हुई है, 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। भोपाल में 561 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए, 16 की मौत हुई है, 312 मरीज ठीक हुए। ग्वालियर में 9 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 6 मरीज ठीक हुए हैं। और बात इंदौर की। इंदौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद इस समय 1654 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 79 मरीजों की मौत हुई है। तो इंदौर से बड़ा अपडेट, ताज़ा अपडेट यही है। और 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। यहाँ पर कुल पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है अब 1654 हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की पुष्टि की खबर है। अब तक कुल 79 मरीजों की मौत हुई है। और भोपाल से खबर यह है कि भोपाल में कोरोना से एक और शख्स की मौत हो गई। 65 साल के बुजुर्ग राम बाबू गुप्ता की मौत की खबर है। दरअसल 25 अप्रैल से एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 29 अप्रैल को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और हैरानी की बात तो यह है कि राम बाबू गुप्ता की पोती, जो इसकी उम्र करीब 1.5 साल बताई जा रही है, उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। खबर जबलपुर से, जहां पर कोरोना को लेकर बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 6 नए मरीज सामने आए। इस तरह कुल आंकड़ा 104 पर पहुंच चुका है। कोरोना संक्रमित महिला ने दम तोड़ा है। यहां पर जिले में अब तक कोरोना से 3 की मौत की खबर है। 12 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। बात खरगोन की। खरगोन में 2 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना के। इनकी रिपोर्ट दरअसल पॉजिटिव आई है। सहकार नगर के 34 वर्षीय पुरुष और संजय नगर के कोरोना के संक्रमण से ठीक हुए हैं। और रशीद गुलाब की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं तवड़ी मोहल्ला निवासी महिला की रिपोर्ट इंदौर में ही जुड़ गई है। इंदौर में इलाज के दौरान महिला कोरोना से संक्रमित हुई थी। इधर जिला संकट प्रबंधन समिति ने ऑरेंज जोन में होने के बावजूद रेड जोन के नियम जिले में लागू करने का फैसला लिया। खरगोन जिले में शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। मेडिकल, पेट्रोल पंप सुविधा के साथ जरूरी सामग्री की जो चीजें हैं वो घर पहुंचाई जाएंगी।
भोपाल को जो हमने सैंपल भेजे थे, ये 17 तारीख को सैंपल भेजे थे, 18 को रिपोर्ट वहाँ आ गई थी, पर अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो इसलिए वो जो 2 रिपोर्ट है अभी मिली है, और उनको भी 14-15 दिन हो गए, तो उनके सैंपल सेकंड से नेगेटिव वाले फिर से जो रिपीट सैंपल कराते हैं उसके आज सैंपल भी ले। कोरोना महामारी से जूझ रहे उज्जैन को उस वक्त बड़ी राहत मिली जब 7 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। दरअसल इन सभी को पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में क्वारंटीन किया गया था। सभी 7 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें इनके घर भेज दिया गया और घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। लगभग 7 मरीज यहाँ से डिस्चार्ज होकर अपने घरों को जा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि जो मरीजों ने अपना अनुभव बताया है वो काफ़ी अच्छा अनुभव यहाँ पर उन्होंने हम लोगों के सामने रखा है। और मैं सभी के स्वस्थ होने की बधाई देती हूँ, और साथ में जो शेष बचे लोग यहाँ पर पेशेंट हैं, जल्दी उनके भी स्वस्थ होने की कामना करती हूँ कि ईश्वर जल्दी उनको भी स्वस्थ करे और वो भी अपने घरों को रवाना। और इधर बड़ी अपडेट ये, चिरायू अस्पताल से कोरोना के 18 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना के 18 मरीज ठीक हुए। भोपाल के 12, रायसेन के 5 और सीहोर का 1 मरीज ठीक हुआ। जीएमसी के डॉक्टर रेहान खान भी डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज लोगों में 17 पुरुष और 13 साल की बच्ची शामिल। खबर टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ में मास्क नहीं लगाना 2 युवकों पर भारी पड़ गया। पुलिस ने सड़क पर ही इन लोगों से उठक बैठक लगवाई। ये लोग सड़क पर बिना मास्क के घूम रहे थे, लिहाजा टीकमगढ़ की पुलिस ने सड़कों पर इन आवारा लड़कों को सबक सिखा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर अब लोग तारीफ भी कर रहे हैं। हालांकि एक वीडियो भी सामने आ चुका है सोशल मीडिया पर जो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग सबक भी ले रहे हैं। झाबुआ में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद बाजार में उमड़ रही भीड़ खतरे का संकेत दे रही है। हालांकि बाजार में भीड़ बढ़ने के बाद झाबुआ कलेक्टर एसपी खुद सड़कों पर उतरे और सख्ती दिखाते हुए 2 सवारियों को 2 पहिया वाहन पर चालानी कार्रवाई करना शुरू किया। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान 2 पहिया वाहन पर केवल 1 व्यक्ति को इजाजत दी। वहीं बैंकों के बाहर उमड़ी भीड़ को लेकर प्रशासनिक अमले ने ग्रामीणों को समझाया और दूरी बनाकर खड़े रहने की हिदायत दी। झाबुआ जिला फिलहाल ग्रीन जोन में। रायपुर से जहां पर खरीफ सीजन को लेकर समीक्षा बैठक हुई, सीएम हाउस में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। सहकारिता और मार्कफेड विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सीएम बघेल ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। खाद बीज के अग्रिम उठाव के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। खेती किसानी के लिए अब 4600 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। असमय बारिश से धान भीगने पर सीएम ने चिंता भी जाहिर की। सभी समितियों में पर्याप्त संख्या में चबूतरों का निर्माण होगा। शेड का निर्माण कराए जाने के भी निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़े हैं। अवधेश, खरीफ सीजन को लेकर समीक्षा बैठक हुई, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए? देखिए, खरीफ सीजन को लेकर फसलों और खास करके किसानों को जो खासा परेशानियां हो रही है, चाहे वो बेमौसम बारिश की वजह से हो, चाहे खाद बीज की उपलब्धता हो, या फिर बीज की अधिक मात्रा में उत्पादन न होने के कारण गुणवत्ता युक्त जो किसानों को बीज नहीं मिल पा रहा है, तमाम चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की। विस्तार से समीक्षा के समाधान के लिए कार्य योजना बनाई गई कि किन किन कारणों से, किन किन तरीकों से किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। क्योंकि जिस तरह से कोरोना की वजह से लॉकडाउन का असर उद्योग घरानों पर पड़ रहा है, कृषि उद्योग ही एक ऐसा उद्योग मात्र छत्तीसगढ़ में उम्मीद की किरण बचा है जो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को, खासकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया हुआ है। और यही वजह कमरोती लगातार देश भर में आरबीआई की तरफ से भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति में तारीफ की गई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जहां पे भी किसानों को दिक्कत होगी उसके लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा ताकि किसानों को आने वाले समय में किसी तरह से कोई दिक्कतें ना हो, उन्हें पूरा मदद मिले और वो अपना फसल एक बार फिर से खेतों में लगा सके। अवधेश,
जो बारिश से खासतौर से जब धान या खरीफ की फसलें भीगती थीं उसको लेकर भी सीएम ने यहाँ पर चिंता जाहिर की है और ये भी कहा गया है कि किसानों को प्रेरित किया जाए। तो कैसे प्रेरित किया जाएगा किसानों को? बिल्कुल, देखिए जितने भी सोसाइटी है वहाँ पे चबूतरा निर्माण पहले से भी जहाँ चबूतरा है वहाँ चबूतरे का विस्तार किया जाएगा। जिन स्थानों पे चबूतरा की कमी है वहाँ चबूतरा बनाया जाएगा। शेड निर्माण के लिए कहा गया है और साथ ही साथ वेयर हाउस की भी व्यवस्था सरकार कर रही है। वेयर हाउस का मतलब ये कि किसान जब धान लेके पहुंचते हैं मंडी में पहुंचते हैं और टोकन की वजह से या फिर उनकी बारी आने में कुछ वक्त लगता है, ऐसे में अगर बेमौसम बारिश हो जाती है तो किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी फसलें उनके धान भीग जाते हैं। तो ऐसे में एक व्यापक स्तर पे शेड बने या एक ऐसा गोडाउन जैसा बने जहाँ पे किसान की अगर बारी धान बेचने की नहीं आती है तो इंतजार कर सके कम से कम खराब मौसम की वजह से। तो ये तमाम इंतजाम करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहे हैं और इसके विस्तार से चर्चा की गई है। कार्य योजना भी इसमें जल्द तैयार कर ली जाएगी। अगर हम समितियों की बात करें अवधेश, तो समितियों में हमने देखा है कि जो पर्याप्त संख्या में चबूतरे नहीं हैं और इसको लेकर भी चिंता जाहिर की गई है और शेड के निर्माण को लेकर भी निर्देश जारी किए गए। निश्चित तौर पर देखिए जितने भी 1300 से अधिक सोसाइटी है जिनके माध्यम से धान की खरीदी की जाती है वहां पे शेड की कमी, चबूतरे की कमी लगातार सामने निकल के आई है। खास करके बारिश के मौसम में जब धान का स्टोरेज किया जाता है या जो सोसाइटियों में जो धान रहते हैं उनके बेमौसम भीगने से लाखों करोड़ों का नुकसान हर साल सरकार को करना पड़ता है। बारदाने की नुकसान सरकार को सहना पड़ता है। ऐसे में इन तमाम व्यवस्थाओं को बहाल किया जा सके ताकि आने वाले समय में इसका उचित लाभ किसानों को मिल सके, इस पर सरकार कार्य कर रही है। अब यही वजह है कि इन तमाम धरातलीय समस्या को लेके अब बैठक की गई, चर्चा की गई, समस्या को चिन्हांकित करके उसके समाधान के लिए योजना तैयार की गई। बिल्कुल, किसानों के लिए जब भी भूपेश बघेल बात करते हैं तो किसानों के हक में वो हमेशा खड़े होने की बात करते हैं अवधेश, लेकिन यहाँ देखा गया है कि इसमें खेती किसानी के लिए जो 4600 करोड़ रुपए का ऋण जो देने की बात कही गई है उसको आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे देखिए छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था कहे या अन्य अर्थव्यवस्था कहे कृषि पे ही आधारित है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। ऐसे में किसानों को सुविधा देने के लिए, उन्हें तकनीक देने के लिए सरकार जिस तरह से पहले भी हम छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा कि धान खरीदी के लिए बोनस देने के लिए भी सरकार ने ऋण लिए, तब इन तमाम चीजों के विस्तार के लिए इन तमाम चीजों को सुविधाएं किसानों तक पहुंचे इसलिए सरकार फिर से ऋण लेगी, आर्थिक व्यवस्था करेगी। और इसके लिए चाहे ऋण लेने की आवश्यकता हो या फिर राज्य अपने फंड से अपने मत से इससे पैसे का इंतजाम करे, कुल मिला के कहा जा सकता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार किसानों को सुविधा देना चाहती है। और यही वजह है कि आर्थिक स्थिति से भी सरकार समझौता करने के लिए तैयार है उस स्थिति में कि किसानों को लाभ मिल सके। चलिए, तो किसानों को लाभ देने की तैयारी, कोशिश, कवायद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जानकारी देने के लिए। राजधानी रायपुर में कोरोना का एक और मरीज मिला। RT-PCR जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। राजधानी में कोरोना पीड़ितों की संख्या इस तरह से 7 हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के कुल 58 मामले सामने आ चुके हैं और छत्तीसगढ़ में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 22 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 15 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर बड़ी खबर यह कि अब तक 20,761 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। 19,783 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अच्छी बात यह, हालांकि 920 सैंपल की जांच रिपोर्ट आना अभी बाकी है, इसका इंतजार है। प्रदेश में कोरोना के कुल 58 मामले हैं। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 22 पहुंच चुकी है। इधर रायपुर से खबर यह कि 52 पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट किया गया। DGP, IG और SSP की मौजूदगी में टेस्ट हुआ है। कोविड-19 के संवेदनशील इलाकों में ये लोग ड्यूटी कर रहे थे। छत्तीसगढ़ पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। तो इस वक्त फ्रंट लाइन वॉरियर्स की भूमिका में हैं पुलिसकर्मी और लिहाजा इनकी सेहत की चिंता भी है और ऐसे में इनका कोरोना टेस्ट हुआ है। रायपुर से खबर जहां पर अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जहां पर सीमावर्ती राज्यों के मालवाहक ट्रकों को लेकर निर्देश जारी किए गए। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ही
शहर के अंदर प्रवेश की इजाजत है। कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में निर्देश दिए गए। बाहर से आने वाले श्रमिकों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन कराने के निर्देश जारी किए गए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद लॉकडाउन पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुल गईं। राज्य में शराब दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे या जिले में निर्धारित की गई और लॉकडाउन की अवधि तक खुली रहेंगी। सुबह से ही दुकानों पर शराब खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बात चाहे राजधानी रायपुर की हो या जगदलपुर, गरियाबंद, कांकेर या फिर अन्य जिलों की, सभी जगह शराब खरीदने वालों की भीड़ लग गई। पुलिस ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। रायपुर में शराब दुकानों में भीड़ का मामला सामने आया है, जहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। होम डिलीवरी के लिए सरकार ने बुकिंग की वेबसाइट जारी की है। एक बार में 5000 ml तक शराब की होम डिलीवरी होगी। डिलीवरी चार्ज 120 रुपए देना होगा और राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किए। नहीं होगा, हमें नहीं बोल सकते, लेकिन जितना भीड़ होना था वो नहीं हुआ और धीरे धीरे 2 दिन भीड़ रहेगा, उसके बाद धीरे सामान्य हो जाएगा। जहाँ भीड़ होता है वो डिलीवरी भी चालू रखेंगे। हमारा मेन उद्देश्य है कि भीड़ कम करने का। रायपुर में शराब दुकानों के बाहर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। शराब दुकान खोले जाने का विरोध जाहिर किया गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता गौरीशंकर श्रीवास समेत 4 गिरफ्तार हुए। मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। महासमुंद जिले में शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान महिलाएं शराब दुकान पर फूलों की माला लेकर पहुंच गईं और लोगों को शराब नहीं खरीदने के लिए समझाती नजर आई। लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद रायपुर में भी सोमवार को गैर जरूरी सामानों की दुकानें खुल गईं। वहीं 43 दिन बाद खुली इलेक्ट्रॉनिक आदि की दुकानों पर सामान लेने लोग बाजार पहुंच रहे। ऐसे में पुलिस के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी सरकारी दफ्तरें खुल गए हैं और ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों को दफ्तर आना अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि बाकी कर्मचारी रोस्टर के हिसाब से दफ्तर आएंगे। स्वास्थ्य विभाग और कलेक्ट्रेट पहले से चालू था। आज से पूरे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय चालू हो गए हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस हिसाब से लोगों की भीड़ है, कर्मचारी अपने को जान में जोखिम में डाल करके काम करने के लिए मजबूर है और लगातार जो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं उससे लोग घबराए हुए हैं। लेकिन फिर भी जब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डाल करके जनता की, देश की सेवा कर सकते हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं। कार्यालयों में सैनिटाइज किया जा रहा है। एक रोस्टर बना करके 30% 40% कर्मचारियों को, जो वृद्ध है, बीमार है, नहीं आ सकता, उससे छुट्टी लेकर के हम लोग पूरी व्यवस्था पूरे विभाग में कर रहे हैं। सभी विभागों से, पूरे जिले से हम लोग पास फोन आ रहा है कि थोड़ी परेशानी है, चूंकि आज पहले दिन है। ऑफिसों का सफाई करना, कचरा है उसको हटाना, ये सब करने के बाद लेकिन पूरे प्रदेश में कार्यालय चालू हो गए हैं और जनता की सेवा की जा रही है। बड़ा हम लोगों को तकलीफ परेशानी है, बीपी शुगर है और एज भी हम लोग को सीनियर सिटीजन हो गए, आने जाने में परेशानी है, आने जाने के साधन नहीं, ऑटो वगैरह नहीं मिल रहा है, तो हाँ जी छूट मिलनी चाहिए। 43 दिनों के बाद सरकारी दफ्तरों और मंत्रालयों में कामकाज सोमवार से शुरू हो चुका है। मंत्रालय के डी गेट में सोमवार को रूटीन जांच के बाद सरकारी कामकाज शुरू हो गया। कोविड-19 के संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने विशेष ध्यान रखा है, जिसके तहत 30% कर्मचारी ही मंत्रालय में काम करेंगे, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी काम पर रहे। सोमवार की बात कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है।